हाय एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स ऑनलाइन क्लास। सो गाइज आज पढ़ेंगे पावर सीरीज़ और साथ में ये है आपका कॉम्प्लेक्स वाला पावर सीरीज़। ये आपका रियल में भी है, x माइनस एक्स नॉट कर दे तो वो रियल पे बन जाएगा, और z ले लें यानी कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट करने वाला नंबर तो वो कॉम्प्लेक्स पे आ जाएगा। ठीक है, और इसमें जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है इस टाइम DTPLB में वो है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो एक छोटी सी इसमें समरी के साथ मैं आपको शुरुआत करवाऊंगी एग्जाम्पल्स की। पहले एक बार थोड़ा समझ लो, ये जो आपको समेशन नज़र आ रहा है, ठीक है, हमें पता है सीक्वेंस जो होता है वो कोमा 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 करके चलता है, और समेशन में कन्वर्ट कर दो तो वो क्या बन जाएगा, सीरीज़। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना A1 A2 A3, तो ये तो सीक्वेंस को बना रहा है। A1 प्लस A2 प्लस A3, तो नीचे वाला किसको बताता है, सीरीज़ को बता रहा है, यानी सीरीज़ में समेशन आ जाएगा। तो भाई आपको समेशन सीरीज़ बनानी है तो समेशन तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखो सिग्मा समेशन n0 टू इन्फिनिटी an z माइनस जेड नोट की पावर n। ठीक है, पावर n है क्योंकि पावर सीरीज़ है, जहाँ पे ये जो आपके ai हैं ये आपके बोले जाएंगे कोफिशिएंट ऑफ द सीरीज़, और ये सारे आपके कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट हैं, और z नॉट भी क्या है, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट। अगर रियल में बात करोगे तो ये दोनों रियल x के मतलब केस में, ठीक है, फिलहाल ये z में है तो यहाँ पे ये मान के चलो ये कॉम्प्लेक्स के कोफिशिएंट्स हैं। अब एक बात ध्यान रखना, ये जो सीरीज़ है वो किस पॉइंट के अबाउट ओपन हो रही है, z नोट के अबाउट, क्योंकि हम z में से z नोट माइनस कर रहे हैं तो जितनी भी पावर आंसर में आएंगी वो z माइनस जेड नोट की पावर आएंगी। तो इसीलिए हम कहेंगे कि ये सेंटर इसका क्या है, z नोट है, या दूसरे शब्दों में कहें दिस इज़ द पावर सीरीज अबाउट z नोट और सेंटर इज़ z नोट। तो सिंपल है, ओपन करना, n को एक बार 0 रखा, यहाँ 0 रखेंगे पावर 1 हो जाएगी, n को 1 रखा z माइनस जेड नोट की पावर 1, फिर n को 2 रखा z माइनस जेड नोट की पावर 2 एंड सो ऑन चलता रहेगा। ठीक है, क्योंकि n आपका 0 से लेकर इन्फिनिटी तक है तो 1 पहले 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, ऐसे ये सारी टर्म्स आपके पास इनफाइनाइट टर्म्स आ जाएंगी, और जिसका सेंटर क्या चल रहा है भाई, जेड नोट। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चंस में जेड नोट ही चलता है, पर्टिकुलर क्वेश्चंस में जेड नोट की जो वैल्यू है वो 0 मान लेते हैं। अगर मैं यहाँ जेड नोट को 0 कर दूँ तो ये जिसका सेंटर 0 हो जाए, जिसका सेंटर क्या हो जाए 0, वो जो पावर सीरीज़ है वो कन्वर्ट हो जाएगी 0 टू इन्फिनिटी an z। ये 0 हो गया तो z में से 0 गया, z बचा z की पावर n, और a नोट प्लस a1z प्लस a2 z स्क्वायर प्लस a3 z क्यूब प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, पर्टिकुलर केस ये, जर्नल केस ये रहेगा आपका। पर्टिकुलर केस अगर ये है, यानी मैं इसकी बात करूं, ठीक है, जो आपके पास है पावर सीरीज़, तो पावर सीरीज से ही रिलेटेड अब मैं बनाऊंगी सर्कल और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ये सर्कल और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, पहले तो कन्वर्जेंस वर्ड बता देती हूँ, कन्वर्जेंट क्या होता है और डाइवर्जेंट क्या होता है। आपके पास बहुत सारी टर्म्स हैं, इनफाइनाइट मैनी टर्म्स होती हैं, अगर उनमें से इनफाइनाइट मैनी टर्म्स में से ही इनफाइनाइट मैनी टर्म्स किसी एक पर्टिकुलर नंबर के नेबरहुड में लाई कर जाएं तो हम कहेंगे वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। जैसे कि आपने एग्जांपल पढ़ा हुआ है 1/n सीक्वेंस का। ठीक है, n को मैंने 1 पुट किया तो 1, n को मैंने 2 पुट किया तो 1/2, n को 3 पुट किया 1/3, 1/4, 1/5। ठीक है, ये 1 है जो सिर्फ 1 के नेबरहुड में है। बाकी जितनी भी टर्म्स जैसे जैसे आपका डिनोमिनेटर बड़ा होता जाएगा, क्या आप बता सकते हो ये 0 के पास जाएंगी या 1 के पास जाएंगी, ये किसके पास जा रही है, 0 के पास जा रही हैं, यानी 1 से शुरू हुई और बिल्कुल कंडेंस मतलब बिल्कुल धीरे धीरे और ज़्यादा छोटी छोटे हो गए, ये किसके नेबरहुड में आ जाएंगी, 0 के नेबरहुड में। तो हम कहेंगे 1/n जो सीक्वेंस है वो किसको कन्वर्ज करता है, 0 को कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज का मतलब क्या होता है कि जो सीक्वेंस 0 को या किसी और भी पॉइंट को कन्वर्ज कर रही है, कन्वर्जेंट मतलब उस सीक्वेंस की इनफाइनाइट मैनी टर्म्स जिस नंबर को वो कन्वर्जेंट है उस नंबर के एक नेबरहुड में लाई कर रही है। अगर आपको ये नंबर नहीं पता तो यहाँ कोई जर्नल नंबर ले लो l, यानी कोई ना कोई फाइनाइट नंबर होगा जिसके नेबरहुड में इनफाइनाइट मैनी टर्म्स लाई करेंगी, कन्वर्ज करेंगी। ठीक है, और अगर मान लो जैसे n है, n सीक्वेंस, n को 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, 5 रखा, क्या आप बता सकते हो ये सारी टर्म्स इस सीक्वेंस की हैं, कौन से नंबर को कन्वर्जेंट करेंगी, नहीं पता।
क्योंकि एक नंबर 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, ये तो बढ़ती जा रही है, कोई एक पर्टिकुलर नंबर आपको नज़र नहीं आएगा, तो यानी ये कन्वर्जेंट नहीं, ये क्या हो गई, डाइवर्जेंट। क्लियर हो गया। अब इसी तरह से सर्कल आप ले रहे हो, मॉड z इज इक्वल टू आर, सबको पता है ये सर्कल की इक्वेशन होती है जिसकी रेडियस r है और जिसका सेंटर क्या है, 0 है। पर्टिकुलर इस केस के लिए बता रही हूँ, क्योंकि z में से जो आप माइनस करते हो वही आपका क्या बनता है, सेंटर बनता है। सेंटर 0, रेडियस आपकी r। ये सर्कल उन पॉइंट्स को कंटेन करेगा जिन पॉइंट्स के लिए आपका ये जो है कन्वर्जेंट से, मतलब जो आपकी पावर सीरीज है वो क्या रहेगी, कन्वर्जेंट। तो कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ z फॉर विच द पावर सीरीज कन्वर्जेंट, मतलब समझ रहे हो, ये जो पावर सीरीज है, ये जो पावर सीरीज है ना, ये पावर सीरीज ये वाली जिसका सेंटर 0 है, इसका भी तो सेंटर 0 है ना, तो ये पर्टिकुलर इसी के लिए बात कर रहा है। इस पावर सीरीज की जितने भी कन्वर्जेंट पॉइंट आएंगे, क्योंकि इनफाइनाइट मैनी टर्म्स एक पॉइंट को कन्वर्ज कर रही है, बहुत सारी इनफाइनाइट मैनी टर्म्स दूसरे पॉइंट को कन्वर्जेंट कर रही है, तो इस पावर सीरीज के जो पॉइंट्स हैं जिनको ये कन्वर्ज करेगी वो इसके एरिया में, इसकी बाउंड्री के अंदर लाई करेंगे, तो इसको हम कहेंगे सर्कल ऑफ कन्वर्जेंट। मतलब आपने इसके बहुत सारे पॉइंट्स ले लिए, इन पॉइंट्स पे ये पावर सीरीज कन्वर्ज करेगी और इन पॉइंट्स को लेके मैंने एक सर्कल बना दिया, तो ये सर्कल किन पॉइंट्स को कंसिस्ट कर रहा है, इसके कन्वर्जेंट पॉइंट्स को। ठीक है, तो ये होगा वो सर्कल, और आर को बोला जाएगा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, इसलिए कन्वर्जेंस वर्ड आता है। क्लियर होगी मेरी बात। तो दिस सर्कल कंसिस्ट ऑल वैल्यूज ऑफ z फॉर विच द पावर सीरीज इज कन्वर्जेंट, यानी z की सारी वैल्यूज़ जो मैं यहाँ पुट करूँ और फिर ये पूरी सीक्वेंस कन्वर्जेंट बनती रहे, यानी z की कौन कौन सी वैल्यू यहाँ पुट करी जाए, यानी z के वो सारी वैल्यूज़ मैं इकट्ठी करके एक सर्कल अगर बना दूँ, ठीक है, तो वो सर्कल कहलाया जाएगा सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस, और इस सर्कल की जो रेडियस होगी उसको कहा जाएगा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है भाई, दोबारा सुन लो, एक पावर सीरीज़ है, ये पावर सीरीज़ z की जिन वैल्यूज़ के लिए कन्वर्जेंट होगी, यानी z की बहुत सारी वैल्यूज़ आप पुट कीजिए, नई सीक्वेंस आपके सामने आएंगी, उनके नए कन्वर्जेंट पॉइंट्स आएंगे, डिफरेंट वैल्यू ऑफ z के लिए डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ कन्वर्जेंट पॉइंट। तो z की जिस वैल्यू के लिए आपकी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, z की उन सारी वैल्यूज़ की जो कलेक्शन होगी वो सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस बता देगा, और इसकी जो रेडियस होगी वो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बताएगा। ठीक है, अब एग्जामिनर का जो मेन मोटिव रहता है वो रहता है आर के ऊपर, यानी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पूछना। तो पहला जो क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है, कोची थ्योरम पावर सीरीज़ की ये कहती है कि इस पावर सीरीज़ में रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का ये फॉर्मूला है। ध्यान रखें, सेंटर हमारा 0 चल रहा है, 1/r लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, an का मोड पावर 1/n कर दो, और दूसरा फॉर्मूला है an+1 अपॉन an का मोड कर दो। आप कहोगे मैम 2 फॉर्मूले यूज़ करने हैं, हम कहेंगे यस 2 फॉर्मूले यूज़ करने हैं, डिपेंड ऑन योर क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि देखो an तुम्हारा क्या है, z की पावर n का कोफिशिएंट है। अब ये an कुछ इस तरह का दिया होगा जहाँ पे an+1 करके an को डिवाइड करके सॉल्व करना आसान है, और अगर an के वैल्यू के अंदर पावर गिवन है, देखो 2 तरह का क्वेश्चन आएगा, फैक्टोरियल वाला है तो ये यूज़ कर लेना, और an की वैल्यू में पावर इंक्लूड होगी तो ये वाला कर लेना। तो दोनों फॉर्मूले an के ऊपर डिपेंड करेंगे कि an की शक्ल कैसी है। ठीक है, आओ कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इस पर। देखो अभी इसको देखो बच्चों ध्यान से, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है, हमारा मोटिव किस पे है भाई, an की शक्ल पे, an की शक्ल देख के हमने फॉर्मूला लगाना है। तो फर्स्ट पार्ट की बात कर रही हूँ मैं, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट। ठीक है, an हमने ले लिया 1/n फैक्टोरियल, z की पावर n का कॉफिशिएंट होता है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना 1/n फैक्टोरियल, ब्रैकेट में क्या चल रहा है, z की पावर n सिग्मा n0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये 1/n फैक्टोरियल है, an आ गया। अब आपने क्या निकालना है, an+1। ठीक है, क्यों निकालना है, क्योंकि इसमें कोई पावर तो है नहीं, तो मैं पहला फॉर्मूला यूज़ नहीं करूँगी, मैं दूसरे वाला करूँगी। तो 1/n+1 का फैक्टोरियल। अब मुझे फॉर्मूला लगाना है an+1 डिवाइड बाई an करके, 1/r निकलेगा। हाँ, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r से डिनोट हो रही है, लेकिन हम 1/r निकाल रहे हैं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी,
an+1 अपॉन में an का मोड। आपको पता है इसको इससे डिवाइड करेंगे तो भाई देखो 1/n+1 फैक्टोरियल अपॉन में 1/n फैक्टोरियल, ये घूम के ऊपर चला जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n+1। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। इन दोनों में से आपको पता है फैक्टोरियल में से हमेशा बड़े वाला ओपन होता है, n फैक्टोरियल ऊपर एज इट इज़ रहेगा, नीचे n+1 इंटू n फैक्टोरियल। पता है ना फैक्टोरियल कैसे ओपन होता है, वो नंबर फिर उससे एक कम का फैक्टोरियल, एक कम का फैक्टोरियल है तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल। तो ये हो गया भाई लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n+1। अगर n आपका नीचे आ जाए ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जब n नीचे आ जाएगा क्योंकि जब n नीचे आ जाएगा ना तो 1/∞ 0 हो जाएगा। ठीक है, तो दिक्कत तो ऊपर भी नहीं होती भाई, जहाँ आएगा वहीं पुट करना पड़ेगा। n को इन्फिनिटी पुट किया, ये बन गया 0। तो ये वैल्यू किसकी आ रही है 1/r की, लेकिन हमें तो क्या निकालना है r, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/0 यानी इन्फिनिटी वैल्यू आ जाएगी इसकी। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। तो फर्स्ट पार्ट आपने सॉल्व कर लिया। अब देखिए सेकेंड पार्ट कैसे होगा। सेकेंड पार्ट में भी आपने सबसे पहले क्या लेना है, an लेना है। ठीक है, सेकेंड की पावर सीरीज़ देखो, ये है, ये पावर सीरीज़ है ना जिसके लिए हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाल रहे हैं। आइडिया मैंने आपको दे ही दिया, an इज इक्वल टू 1+1/n अपॉन में पावर क्या है इसकी n²। हाँ भाई क्या निकाले इसमें, अब an+1 निकालने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि देखो पावर में क्या है n² है। ठीक है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फर्स्ट वाला। इसमें फॉर्मूला कौन सा लगा था, ये वाला, तो ये आपको an से पता चल रहा है। तो भाई 1/r इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an की पावर 1/n कर दिया, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an की वैल्यू पुट कर दो 1+1/n होल पावर n², और इसकी भी पावर क्या हो जाएगी 1/n, n से एक पावर कैंसिल। तो ये हो गया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, अगर आपने अभी तक लिमिट्स के फॉर्मूले लर्न नहीं करे तो ये वीडियो देखने के बाद तुरंत ये वाले फॉर्मूले लर्न कर लेना, ज़्यादा नहीं है, थोड़े से ही फॉर्मूले हैं। ठीक है, लिमिट वाले फॉर्मूले ज़रूर लर्न कर लेना, ये बहुत कहीं पे भी कैसे भी फ्रीक्वेंटली वैसे भी एग्जामिनर डायरेक्ट ये क्वेश्चन भी डाल सकता है लिमिट और कंटिन्यूटी वाले चैप्टर से। ठीक है, कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, फॉर्मूला पूछ लेगा आंसर आ जाएगा। तो याद रखना भाई 1 में आप कुछ भी ऐसा ऐड कर रहे हो जो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, 0 को टेंड कर रहा है, और पावर किसको टेंड कर रही है इन्फिनिटी को, यानी ये 1 की पावर इन्फिनिटी टाइप से कुछ बन रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा ई, क्या होगा इसका आंसर ई, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो 1+1/n, n को इन्फिनिटी पुट किया 1/∞ 0, तो 1+0 है, और n को इन्फिनिटी पुट किया इन्फिनिटी। आपको पता है ना 1 की पावर इन्फिनिटी, ये फॉर्मूले मिलेंगे इन डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर से। ठीक है, बाकी मैं इनको PDF में भी डाल दूँगा आज, वहाँ से लर्न कर लेना। ये किसकी वैल्यू आ गई 1/r की। ठीक है, तो भाई r कितना होगा हमारे पास 1/e होगा, दैट इज़ द आंसर। सो इट्स डन। आई थिंक समझ आ गया ये आपको। यस क्लास, आगे देखिए रीज़न ऑफ कन्वर्जेंस। अगर आपसे पूछा जाए कि कोई भी है वो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है या रीज़न ऑफ कन्वर्जेंस है, भाई वो Z0 भी हो सकता है, Z=Z0 भी हो सकता है, और कोई ऐसा रीज़न भी हो सकता है जिसके अंदर बहुत सारे पॉइंट आए। तो रीज़न ऑफ कन्वर्जेंस फाइनाइट नंबर्स भी, एक नंबर भी, और 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक जस्ट मैंने कंप्लीट नहीं करवाया क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है, हर क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकते, बट आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपने क्वेश्चन शुरू कैसे करना है। डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस अगर पूछेगा वो, तो इस तरह से UN करके, मतलब nth टर्म आपको गिवन होगी, तो आपने सॉल्यूशन ऐसे करना है भाई, उसका UN+1 निकालना है, यानी n को n+1 में सीधा कन्वर्ट कर दो और लिमिट फाइंड आउट कर दो UN+1/UN की। ठीक है, अगर कन्वर्जेंस एरिया इसका निकालना है ना, तो UN+1 को UN से डिवाइड कर दो। अगर ये लिमिट कन्वर्जेंट करगी तो यानी आपका इसका कन्वर्जेंट का एरिया आ जाएगा। और वो कैसे आएगा, जब आप UN+1/UN करोगे, इसको आपस में डिवाइड करोगे, तो ये बचेगा ऊपर वाले का मॉडुलस, नीचे वाले का मॉडुलस। मॉडुलस का फॉर्मूला ये होता है रियल ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी ऑफ z का स्क्वायर। क्योंकि मैं यहाँ कॉम्प्लेक्स की बात कर रही हूँ, तो z इज इक्वल टू x प्लस अयोटा y, और z1 इज इक्वल टू x1 प्लस अयोटा y1। ये जो z1 z2 2-3 पॉइंट्स के नाम होते हैं, इनको अफिक्स बोलते हैं। और कार्टेशियन प्लेन की जब आप बात करते हो तो वहाँ
रेक्टेंगुलर प्लेन, कार्टेशियन प्लेन ये होता है। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आर्गेंट प्लेन और यहाँ पे पोजीशन वेक्टर्स को Z1, Z2, Z3 जो पॉइंट्स होंगे उनको क्या बोलते हैं, अफिक्सेस बोलते हैं। ठीक है भाई, तो 2 प्लस एयोटा का मोड जो है वो √5 आ जाएगा, ऊपर इसका मॉडुलस आ जाएगा। ये लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट कर गई, यानी ये कन्वर्जेंट हो गया तो ये लिमिट आपकी एग्जिस्ट कर जाएगी। तो इसको पूरा होल कन्वर्जेंट हम कहेंगे, जो गिवन सीरीज़ है वो तब कन्वर्जेंट करेगी जब ये वैल्यू आपकी √5 से छोटी होगी। अब ये क्यों होगा, कैसे होगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपने इस टाइम थोड़ा एग्ज़ाम को ध्यान में रख के सिर्फ ये स्टेप्स नोट करने हैं कि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो आपने ये करना है। हाँ, हर बार यही आएगा कि ये नंबर इस नंबर से आपको बढ़ा दिया होगा, आपने इसको √5 से छोटा रखना है, क्योंकि ये वैल्यू ऑल ओवर 1 से छोटी रहनी चाहिए। 1 से छोटी रहेगी तो ये लिमिट 1 से छोटी रहेगी, और जब ये लिमिट 1 से छोटी रहेगी तो ये आंसर कन्वर्जेंट की तरफ जाएगा। तो सिंपली अब ये याद रखो UN+1/UN, क्योंकि ये कंपैरिजन टेस्ट होते हैं तो जो ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं करवा सकती। हालांकि ग्रेजुएशन जो है मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है, बट मजबूरी है इस टाइम की। तो सिंपली आपने ये याद रखना है, कुछ कंपैरिजन टेस्ट यहाँ लग रहे हैं। UN+1/UN के लिमिट निकालो, ये लिमिट आपने 1 से छोटी रखनी है। लिमिट 1 से छोटी कब रहेगी भाई, जब ये √5 इधर आ जाएगा, यानी ये √5 से छोटा। अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आपके ऑप्शन होंगे उनमें देख लेना। नेक्स्ट, ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, इसका थोड़ा सा ये देख लो। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लोगैरिथम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड देयर अलजेब्रा। देयर अलजेब्रा का मतलब कि अगर इन दोनों को ऐड कर दिया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ इस तरह से। ट्रिग्नोमेट्री, लोगैरिथम, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कुछ भी है वो आपका ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होता है। तो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है e⁻z कौन सा फंक्शन है, तो e⁻z भाई ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। ठीक है, मैंने e⁻z की सीरीज़ लिख दी है, 1 + z + z² 2 डिवाइड बाई फैक्टोरियल्स। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो ये कि ये आपका एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। पहली बात तो ये एक ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। और कौन कौन से ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री, लोगैरिथम और इनका अलजेब्रा, मतलब इनके एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में, क्योंकि z आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, e⁻z है, z मतलब x + i। ठीक है, e⁻z को सॉल्व कैसे किया जाए, z को x + i रखो, e⁻x e⁻i अलग कर दिया, e⁻i को मैं cos y + sin y लिख सकती हूँ। और यहाँ पे एक डी मॉर्विस थ्योरम भी है जो ये कहती है cos θ + i sin θ की होल पावर n जो है उसको हम लिख सकते हैं cos of n θ + i sin of n θ। ठीक है, चलो भाई, ये एक शॉर्टकट बताया था बस कि इसमें रियल और इमेजिनरी कई बार आ जाता है, या e⁻z का मॉडुलस पूछ ले तो e⁻z का मॉडुलस पूछ ले तो भी आपने सबसे पहले इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। रियल पार्ट e⁻x cos y, इमेजिनरी पार्ट e⁻x sin y, स्क्वायर सम रूट कर देना, वो इसका मॉडुलस आ जाएगा। एम्पलीट्यूड यानी एंगल की पूछ रहे हैं, प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा, tan इनवर्स y/x का मोड। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है z r e⁻i है। ठीक है, z = r × e⁻i, ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, किसकी, z की। z को हम क्या लिख सकते हैं, r e⁻i। आप इसको पोलर फॉर्म में भी पढ़ते थे। ठीक है, अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पे भी z = r e⁻i, r आपका मॉडुलस ऑफ z, थीटा आपका एम्पलीट्यूड ऑफ z। ठीक है भाई, e⁻z एक पीरियोडिक फंक्शन है, यस दिस इज एन पीरियोडिक फंक्शन, और इसका पीरियड क्या है भाई, 2πi। ठीक है, यस क्लास, एक क्वेश्चन करवाना था लेकिन टाइम की कमी से मैं आपको क्वेश्चन नहीं करवा रही, ये डायरेक्ट आपको रिजल्ट याद करवा रही है, एग्जाम में आ जाए तो डायरेक्ट पुट कर देना। आयोटा की पावर अल्फा प्लस आयोटा बीटा, अगर अल्फा प्लस आयोटा बीटा के इक्वल है तो, क्योंकि थ्योरम मतलब क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ ऐसे स्टेटमेंट नहीं है जो याद ना रहे, तो अल्फा प्लस आयोटा बीटा का मॉडुलस यानी α² प्लस β² की वैल्यू, वैसे तो रूट आता है बट यहाँ पे α² प्लस β² की वैल्यू क्या आएगी, e की पावर माइनस टाइम 4n+1 इंटू में पाई बीटा। ठीक है, तो ये वैल्यू आएगी, इसको डायरेक्ट याद कर लेना। ऊपर वाली कंडीशन ये होनी चाहिए क्वेश्चन में, और α² प्लस β² की वैल्यू पूछी हो तो डायरेक्ट e की पावर माइनस टाइम 4n+1 इंटू पाई बीटा, डायरेक्ट रिजल्ट याद कर लो, इसको पुट कर देना। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ भाई। एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, देखो भाई, एक होती है फंक्शन की कंटिन्यूटी, एक होती है डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, कंटिन्यूटी क्या होती है कि कोई भी पॉइंट पे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन की वैल्यूज पॉइंट के ऊपर, तो वो फंक्शन आपका कंटिन्यूस हो गया, यानी ग्राफ बनाए तो कहीं पर कोई होल नज़र ना आए।
डिफरेंशिएबल क्या होता है भाई, जहाँ कोई कॉर्नर पॉइंट नज़र ना आए। डिफरेंशिएबिलिटी का भी फॉर्मूला होता है बताना चाहिए मुझे, लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट f ऑफ z माइनस एफ ऑफ z नॉट अपॉन z माइनस z नॉट। ये अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो ये डेरिवेटिव निकलेगा z नॉट पॉइंट के ऊपर। ठीक है, नज़र आ रहा है आपको? ज़्यादा ऊपर तो नहीं हो गया, थोड़ा सा नज़र आ रहा है। ठीक है, देखो ध्यान से, सबसे ऊपर ये जो मैंने लिखा है लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट एफ ऑफ z माइनस एफ ऑफ z नॉट, यानी फंक्शन की वैल्यू z पे और फंक्शन की वैल्यू z नॉट, कोई पॉइंट गिवन है माइनस कर दो, डिवाइड बाय z माइनस z नॉट, तो ये फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा z नॉट के ऊपर अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो। ठीक है, तो ये हो गया भाई डेरिवेटिव का फॉर्मूला, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर गई तो फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर गया। सो दिस इज़ द फॉर्मूला। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाए, ये फॉर्मूला किसके लिए? एक पॉइंट के लिए है। z नॉट कोई पर्टिकुलर पॉइंट है जिसके ऊपर डेरिवेटिव निकाल रहे हो। और एनालिटिक फंक्शन क्या होता है? अगर वो डिफरेंशिएबल है एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द डोमेन D, यानी आप किसी D डोमेन की बात कर रहे हो जिसके सभी पॉइंट्स पर आपका फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल है, तो आप शॉर्टकट में कहोगे कि आपका फंक्शन एनालिटिक है उस डोमेन के अंदर। समझ गए? इसका मतलब एनालिटिक होना डोमेन के अंदर, दैट मीन्स फंक्शन का डिफरेंशिएबल होना डोमेन के हर एक पॉइंट के ऊपर। ठीक है, डिफरेंशिएबल एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द डोमेन मीन्स एनालिटिक इन द डोमेन। क्लियर? और मान लो किसी पॉइंट के ऊपर अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है, तो उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? सिंगुलर पॉइंट। ये भी यहीं से पढ़ लो, कोई भी फंक्शन जो फेल हो जाए एनालिटिक होना किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो वो पॉइंट्स क्या कहलाए जाते हैं? सिंगुलर पॉइंट्स। दूसरी बात, अगर मान लो कोई एनालिटिक है, कोई डोमेन है, तुम्हारा डोमेन है ना, ये तुम्हारा D डोमेन है, कहता भाई भगवान की दया से हर पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल चल रहा है, लेकिन एक पॉइंट z नोट ऐसा निकल गया जहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। अब क्या कहें? एक बंदे ने पूरा खराब कर दिया रिजल्ट, है ना। एक पॉइंट z नोट की वजह से अगर z नोट पर भी डिफरेंशिएबल हो जाता तो हम क्या देते हैं ना, डोमेन में डिफरेंशिएबल है यानी एनालिटिक है। अब बाकी के सारे पॉइंट्स पे तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, लेकिन सिर्फ एक पॉइंट पे नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे भाई? इसको कहेंगे रेगुलर एट z नोट। रेगुलर एट z नोट का मतलब क्या हुआ कि z नोट को छोड़ के उसके नेबरहुड में जितने भी पॉइंट हैं उन सब के ऊपर फंक्शन एनालिटिक था, लेकिन सिर्फ z नोट पर नहीं था, तो इसलिए हम कहेंगे z नोट पे क्या है? रेगुलर है। यानी डिलीटेड नेबरहुड में, डिलीटेड नेबरहुड का मतलब समझ रहे हो ना, कि z नोट को छोड़ के बाकी हर जगह तो आपका फंक्शन क्या चल रहा है? ये लो, ये मैं मान लो डिज़ाइन बना दूँ, सिर्फ एक होल छोड़ दिया ये मैंने उसका z नोट का, तो जहाँ ये डिज़ाइन नज़र आ रहा है वहाँ तो तुम्हारा फंक्शन क्या है? एनालिटिक है, यानी डिफरेंशिएबल है। किसको? डिलीटेड नेबरहुड ऑफ z नोट में, यानी डिलीटेड मतलब समझ रहे हो ना, ये जो सर्कल है, ठीक है, इसको छोड़कर बाकी हर जगह अगर डिफरेंशिएबल है तो इस तरह के फंक्शन को क्या नाम दिया जाएगा? रेगुलर एट z नोट। ठीक है, समझ रहे हो ना। जैसे a और a का कॉम्प्लीमेंट, यानी वो एलिमेंट जो a में नहीं है वो कहाँ चले गए? a कॉम्प्लीमेंट में। जो a कॉम्प्लीमेंट में नहीं है वो कहाँ आ गए? a में। तो एक वही बात है, बीच में तुमने एक होल छोड़ दिया, तो तुम a की बात को दो तरीकों से कह रहे हो। या तो ये कह दो z नोट के ऊपर रेगुलर है, z नोट पॉइंट के ऊपर फंक्शन क्या है? रेगुलर। या इसको दूसरे शब्दों में ये कह दो z नोट को छोड़ के, उसके नेबरहुड को छोड़ के बाकी हर जगह फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल है, एनालिटिक है। तो ये दोनों बातें एक ही हैं, समझिए मेरी बात। तो फंक्शन का एनालिटिक होना किसी पॉइंट के डिलीटेड नेबरहुड में, हम इसको नाम दे देंगे उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन का रेगुलर होना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। अगर तुम्हारा फंक्शन एनालिटिक हो जाए एवरीवेयर इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन, डोमेन तो मैंने एक छोटा सा पार्ट लिया ना, मान लो ये पूरा बोर्ड कॉम्प्लेक्स प्लेन है, डोमेन तो इतना सा हिस्सा है, उस डोमेन के अंदर एक छोटा सा पॉइंट, लेकिन अब वो कह रहा है पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर एनीवेयर एवरीवेयर एनालिटिक डिफरेंशिएबल, तो ऐसे फंक्शन को क्या कहेंगे? एंटायर फंक्शन। क्या कहेंगे? एंटायर फंक्शन। ये मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि नाम के अंदर फंक्शन के डिफरेंशिएबल होने का डोमेन छुपा है। ठीक है ना, एनालिटिक है, एनालिटिक शब्द है तो किसी डोमेन की बात कर रहे हो,
पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में किसी टुकड़े की बात कर रहे हो जहाँ वो डिफरेंशिएबल है, तो इसका मतलब वो एनालिटिक है। किसी एक पॉइंट के नेबरहुड में फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो रेगुलर है उस पॉइंट के ऊपर, और पॉइंट को क्या कहेंगे, सिंगुलर पॉइंट। पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में डिफरेंशिएबल है तो ऐसे फंक्शन को क्या कहेंगे, एंटायर फंक्शन। ठीक है, अब आ जाओ एनालिटिक फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़। अगर दो फंक्शन एनालिटिक हैं किसी डोमेन डी के अंदर, क्योंकि एनालिटिक है तो डोमेन तो गिवन होगा, ठीक है, तो उसकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन किसी कांस्टेंट से, और उसकी डिवीज़न में पता है कि जी आपका नॉन ज़ीरो होना चाहिए, ये सब भी क्या होंगे, एनालिटिक होंगे उस डोमेन के अंदर। आ जाओ भाई कॉची रीमैन इक्वेशंस, जो कि एनालिटिक फंक्शंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉची रीमैन इक्वेशंस क्या कहती हैं, कोई एफ जेड फंक्शन है, जेड यहाँ कॉम्प्लेक्स है, माइंड में रखना, जेड को अगर आप x प्लस अयोटा वाई लिख रहे हो ना, तो इसका मतलब हो गया x कोमा वाई। ठीक है, तो z का फंक्शन है यानी u प्लस अयोटा v। मैं इसको अगर और शब्दों में लिखूं तो ये मतलब हुआ f ऑफ z इज इक्वल टू w, और इसको मैं लिख रही हूँ u प्लस अयोटा v। ये u किसका फंक्शन है, x और y का, और ये v भी किसका फंक्शन है भाई, तुम्हारा x और y का। तो इन शॉर्ट एफ जेड तुम्हारा ये आ गया। ठीक है, इस तरह से समझना। और z तुम्हें मैंने बता ही दिया x प्लस अयोटा y है, और तुम इसको x कोमा y भी लिख सकते हो। ठीक है, हम कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात कर रहे हैं। तो भाई कोई भी फंक्शन है उसको एनालिटिक होने के लिए दो तरह की कंडीशन हो सकती हैं, एक तो नेसेसरी, दूसरा सफिशिएंट। नेसेसरी कंडीशन क्या कहती है, फॉर अ फंक्शन टू बी एनालिटिक, नेसेसरी कंडीशन क्या कहती है कि ये दो इक्वेशन सेटिस्फाई अगर कोई फंक्शन कर रहा है, यानी उस फंक्शन में दो पार्ट है, देखो रियल और इमेजिनरी। जो ये बिना अयोटा का है इसको रियल कहेंगे, और जो अयोटा का कोफिशिएंट होता है उसके साथ होता है उसको इमेजिनरी कहते हैं। और इमेजिनरी में अयोटा नहीं लेते, अयोटा नहीं बोलना होता, सिर्फ अयोटा के साथ जो पड़ा है। तो u रियल, v इमेजिनरी। अगर किसी फंक्शन की एनालिटिक होने की नेसेसरी कंडीशन लिखनी है तो आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट के ऊपर दो इक्वेशन सेटिस्फाई करवानी है, और वही दोनों इक्वेशन उसकी क्या बन जाएंगी, नेसेसरी कंडीशंस। और उन्हीं दोनों इक्वेशंस को हम क्या बोलेंगे, CR इक्वेशन, यानी कॉची रीमैन इक्वेशंस। पहली इक्वेशन है ux इक्वल टू वी वाई हो। ux का मतलब क्या है भाई, ux का मतलब है करली u बाय करली x, यानी u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और vy का मतलब है करली v बाय करली y, यानी v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। तो पहली इक्वेशन ये है ux इक्वल टू वी वाई हो। दूसरी इक्वेशन ये है कि u का विद रिस्पेक्ट टू जब y करोगे वो माइनस टाइम v का विद रिस्पेक्ट टू x होना चाहिए। तो ux इज इक्वल टू वी वाई एंड uy इज इक्वल टू माइनस वी एक्स। क्लियर होगी ये चीज़। तो ये दोनों इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 नॉन एज कॉची रीमैन इक्वेशन, और ये सेटिस्फाई होना मतलब नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई करना टू बी एनालिटिक फॉर अ फंक्शन। आई थिंक क्लियर। So function Cauchy Riemann equations, necessary conditions to be analytic is the same thing. ux equal to vy, uy is equal to vx। अब आप सबको पता है कॉम्प्लेक्स में जब आप पढ़ते हो तो दो तरह की बातें करते हो, कार्टेशियन में और पोलर में। पोलर कोऑर्डिनेट r और थीटा में चलते हैं, कार्टेशियन x और y में चलते हैं। तो अगर मैं Cauchy Riemann इक्वेशंस की पोलर फॉर्म में लिखूं तो वो पोलर फॉर्म क्या लिखी जाएगी, ये तो मैंने आपको क्या बता दी, Cauchy Riemann इक्वेशन कार्टेशियन में, और पोलर में क्या होगा, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r, ये हमारे पास होता है 1/r, v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और u का विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे तो माइनस r, v का विद रिस्पेक्ट टू r। ठीक है भाई, r v r u r इज इक्वल टू 1/r v थीटा, ऐसे याद रखना है। तो ये तो है पोलर वाली CR इक्वेशन। ये भी कौन सी है भाई, CR इक्वेशंस है बट इन पोलर कोऑर्डिनेट। और ux इज इक्वल टू वी वाई एंड uy इज इक्वल टू माइनस वी एक्स, ये कौन सी इक्वेशंस हैं आपकी, कार्टेशियन। ये भी CR हैं, CR Cauchy Riemann, ये पोलर में और ये कार्टेशियन में। तो आई थिंक क्लियर हो गया नेसेसरी कंडीशन। अब आ जाओ सफिशिएंट पे। सफिशिएंट में क्या है भाई, ये तो नेसेसरी वाला पार्ट है ही कि वो CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ये सफिशिएंट में भी आएगा। लेकिन पहली कंडीशन ये है कि सारे डेरिवेटिव ux, uy, vx, vy चारों डेरिवेटिव
u के विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू y, v का भी विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट भी करना चाहिए और कंटिन्यूस भी होना चाहिए। ठीक है, कंटिन्यूटी के लिए मैंने आपको बता दिया, लिमिट जो है वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आ जाए, एग्जिस्ट कर जाए। आगे आ जाओ भाई, हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है? किसी भी फंक्शन को हार्मोनिक कब कहेंगे? जब पहली कंडीशन तो ये कि उसके सारे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे, पोजेसिंग कंटिन्यूस डेरिवेटिव। कंटिन्यूस डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? जैसे ये है ना कि पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट भी कर रहा है और कंटिन्यूस भी कर रहा है। तो पहली कंडीशन तो यही है, कितने ऑर्डर का? इसमें तो x लगा है यानी एक ऑर्डर का। देखो एक ऑर्डर और मैं तुम्हें समझा देती हूँ। करली स्केयर u बाय करली x स्केयर है ना, तो मैं इसकी नोटेशन होती है u डबल x। समझ रहे हो मेरी बात? पार्शियल डेरिवेटिव u का डबल टाइम करोगे तो यहाँ डबल x आ जाएगा। u x y लगाओगे तो करली स्केयर u बाय करली x करली y, u x u y आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से है। तो वो कहता है कि हार्मोनिक फंक्शन बनने के लिए फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर के दोनों डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने चाहिए और जो कि कंटिन्यूस होने चाहिए। प्लस सेकंड कंडीशन ये है, हार्मोनिक फंक्शन बनने के लिए उसको लाप्लेस की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो अगर कोई फंक्शन f है जो हार्मोनिक बनना चाहता है तो f के डबल डेरिवेटिव तक एग्जिस्ट करे और कंटिन्यूस हो। दूसरा, f लाप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। लाप्लेस इक्वेशन क्या होती है? डेल स्केयर इक्वल टू 0। ठीक है, डेल स्केयर ऑफ f, डेल स्केयर ऑफ f इक्वल टू 0 मतलब ये कंडीशन, करली स्केयर f अपॉन करली x स्केयर प्लस करली स्केयर f अपॉन करली y स्केयर इक्वल टू 0। ये f पीछे पुट कर दिया ना, बाकी ये किसको रिप्रेजेंट करता है? डेल को। किसको रिप्रेजेंट करता है? डेल स्केयर को। ठीक है ना, समझ ही गए होंगे मैं डेल स्केयर किसको बोल रही हूँ। मैं डेल स्केयर बोल रही हूँ भाई करली स्केयर अपॉन करली एक्स स्केयर प्लस करली स्केयर अपॉन करली वाई स्केयर। अगर मैं पीछे f लगा दूँ तो f लगा दूँ। ठीक है, तो यानी डेल स्केयर ऑपरेटर रहेगा, करली स्केयर f अपॉन करली एक्स स्केयर प्लस करली स्केयर f अपॉन करली वाई स्केयर इक्वल टू 0। अगर f फंक्शन ने ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, लाप्लेस इक्वेशन सेटिस्फाई कर दी और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट है और कंटिन्यूस है, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे? हार्मोनिक फंक्शन। ठीक है, अब एक रिजल्ट और समझ लो। अगर कोई फंक्शन u प्लस आयोटा v है और ये एनालिटिक दिया हुआ है, ठीक है, तो रिजल्ट है कि u और v लाप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। दैट मीन्स वो हमारे पास क्या होंगे? हार्मोनिक। तो u आपके पास हार्मोनिक है या v आपके पास हार्मोनिक है, वो तब भी हो सकता है अगर f आपका एनालिटिक है, देन u एंड v बोथ आर हार्मोनिक फंक्शन। तो आप ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रख लेना कि अगर f z एनालिटिक है, पता नहीं खिचड़ी ना बन जाए, बस ऐसे ही बता रही हूँ कि एफ जेड अगर एनालिटिक है तो यू और वी क्या होंगे? हार्मोनिक होंगे। याद हो गया रिजल्ट? एफ जेड अगर एनालिटिक है तो उसके रियल और इमेजिनरी फंक्शन अलग अलग क्या हैं? लाप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं और वो क्या है? हार्मोनिक है। ठीक है भाई, आगे देखो। यस क्लास, कुछ क्वेश्चंस देखिए इस पर। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का आ जाए, द फंक्शन दिस इज कंटिन्यूस एट विच पॉइंट। ठीक है, फंक्शन कहाँ कहाँ कंटिन्यूस होगा? तो जैसे हम रियल में करते थे ना, याद हो आपको, जैसे कि x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 और लिमिट आपके पास आ जाए x अप्रोचेज टू 3। रियल में आप ऐसे काम करते थे। तो क्या करते थे? नीचे x को 3 डायरेक्ट पुट नहीं करते थे, क्योंकि फॉर्मूला तो वही है कि लिमिट x अप्रोचेज टू a फंक्शन में अगर f ऑफ a के इक्वल आ जाए तो ये लिमिट क्या कर रही है? एग्जिस्ट कर रही है, f ऑफ a के इक्वल भी आ रही है और फाइनाइट पे जो भी आपका, तो ये फंक्शन जो है वो a पॉइंट पे कंटिन्यूस हो जाता है। तो ये होती है ना रियल वैल्यूड फंक्शन की बात कर रही हूँ। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करते थे कि लिमिट x अप्रोचेज टू 3, x माइनस 3 तो दिया ही हुआ है, नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते थे, x माइनस 3 x प्लस 3। ठीक है, ये नेगेटिव पार्ट कैंसिल करते थे और यहाँ लिमिट पुट करते थे। सेम यही काम आपने कॉम्प्लेक्स में भी करना है। सब वही चीज़ें हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, ये सब समझाने के लिए था। अब हमें नहीं पता फंक्शन की जो कंटिन्यूटी है वो किस पॉइंट पे होगी, तो पॉइंट हम 1 2 3 यही चूज़ करेंगे। तो मैंने पहला पॉइंट ले लिया एट z इज इक्वल टू आयोटा b, पहला पॉइंट मैं इस पर चेक कर रही हूँ। ठीक है, तो लिमिट z अप्रोचेज टू आयोटा b, फंक्शन ये है z माइनस आयोटा b अपॉन जेड स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो z को आयोटा b अगर मैंने पुट कर दिया तो आयोटा b माइनस आयोटा b ये ऊपर 0
और यहाँ आयोटा बी का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, ये भी 0, तो ये कोई आंसर नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे इसको रिड्यूस करना है, इसको ऐसा फंक्शन बनाना है जिसके ऊपर ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म ना बने। तो लिमिट z अप्रोचेज टू आयोटा बी, z माइनस आयोटा बी, इसको मैं लिख सकती हूँ z माइनस आयोटा बी इंटू में z प्लस आयोटा बी। देखो z स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, इसका मतलब ये किसका मॉडुलस है, z माइनस आयोटा बी या z प्लस आयोटा बी का। तो यानी उसको उसके कंजुगेट से क्या कर दें, मल्टीप्लाई। z स्क्वायर z इंटू जेड कंजुगेट क्या होता है, मोड ऑफ z का स्क्वायर होता है, ये कॉम्प्लेक्स का रूल है। मोड ऑफ z स्क्वायर इज इक्वल टू z इंटू जेड कंजुगेट, और मोड ऑफ z स्क्वायर को सबको ही पता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, यानी x प्लस अयोटा वाई इंटू में x माइनस अयोटा वाई। कंजुगेट क्या होता है, किसी भी नंबर का अयोटा वाले पार्ट का साइन चेंज कर दो। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी करवा रही हूँ शॉर्टकट में, आई थिंक आपको क्लियर हो भी रहा है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स के रूल हैं, ये हमने यहाँ लगा दिया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और फॉर्मूले में यहाँ z को अयोटा b पुट कर दिया तो 1/2 अयोटा b रह गया। अयोटा नीचे नहीं छोड़ते, इसलिए अयोटा से मल्टीप्लाई, अयोटा से डिवाइड, अयोटा स्क्वायर -1 यानी माइनस अयोटा बाई 2b, ये वैल्यू आ गई। सेम जब हम फंक्शन में पुट करेंगे डायरेक्ट अयोटा बी, तब भी 0/0 फॉर्म बनेगी। तो उस केस में भी हमने अपने फंक्शन को किस में कन्वर्ट कर लेना है, इसी में, तो वही सेम आंसर आएगा माइनस अयोटा बाई 2b। तो फंक्शन की वैल्यू अयोटा बी पे भी यही आ रही है और लिमिट भी यही आ रही है, तो आपका फंक्शन कंटिन्यूस फर्स्ट पॉइंट पे हो गया। ठीक है भाई, क्योंकि आपका फंक्शन ही यही रह जाएगा, ये तो कैंसिल करना ही करना है, डायरेक्ट भी पुट नहीं कर सकते। ठीक है, तो फंक्शन को ऐसे चेंज कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अगर नहीं समझ आ रहा, देखो फंक्शन तुम्हारा ये है ना, ये वाला एफ ऑफ अयोटा बी, तो यहाँ पे भी z है, जैसे अयोटा बी माइनस अयोटा बी आप करोगे तो ये अयोटा बी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये फिर से आप 0/0 देखोगे इसको, तो आप इसको फिर से कन्वर्ट करोगे ना, यहाँ पे भी वही करोगे जो आपने लिमिट्स के अंदर करा है कि भाई मैं इसको z माइनस अयोटा बी और z प्लस अयोटा बी भी लगा सकती हूँ। ये तो एक फॉर्मूला ही है, आप लिमिट हो ना हो तब भी यूज़ कर सकते हो, तो इससे ये कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो 1/z प्लस अयोटा बी आपका फंक्शन हो गया, आप उसमें चेंज कर दो, दैट इज़ आंसर। ठीक है भाई, लिमिट निकालनी है z बार अपॉन z की, z अप्रोचेज टू 0। ना तो मैंने इसके ऑप्शन लिखे और ना मैं इसका सॉल्यूशन करवा रही, क्योंकि इसका आंसर आपने डायरेक्ट याद रखना है, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट को उस नंबर से डिवाइड किया जा रहा है और वो अप्रोच कर रहा है 0 को, तो लिमिट डायरेक्ट याद करो, डज नॉट एग्जिस्ट। एग्जाम में फटाफट से इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। एक फंक्शन आपको गिवन है, फंक्शन का एक पार्ट u वाला, v तो नज़र नहीं आ रहा, आपको पता है ना एफ जेड यू प्लस अयोटा v होता है, u नज़र आ रहा है, आपने उसके लिए अब एफ जेड निकालना है, फंक्शन बनाना है जो एनालिटिक हो और एफ जेड में से कौन सी वैल्यू होगी। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो, यानी रियल पार्ट दे दिया फंक्शन का और फंक्शन से आपसे पूछा गया कि एफ जेड बनाओ, इसका क्या होगा। तो भाई फॉर्मूले में क्या करना है आपने, यू एक्स वाई दिया है ना, एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकाल दो पहले तो, फिर u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y निकाल दो, पहले इतना काम करो। ठीक है, फिर आपने फाइव वन निकालना है। फाइव वन क्या होगा, u का डेरिवेटिव जो विद रिस्पेक्ट टू x है ना, वहाँ x को तो z और y को क्या पुट कर दो 0, जो ये निकलेगा ना सॉल्यूशन, ये वाली चीज़ u x y होगी है, और इसके अंदर जो भी आएगा x को क्या पुट कर दे z और y को क्या पुट करें 0, ये फाइव वन का नाम हो गया। फाइव टू क्या होगा भाई, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y जो निकाला है, वहाँ x को तो 0 और y को क्या ले लो, z ले लो, नहीं z यहाँ पे भी x को z ही रखेंगे, सॉरी, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y है ना, तो फाइव टू नाम है, z, 0, इसकी भी कहाँ वैल्यू निकाली, z, 0 पे। ये 4 स्टेप। उसके बाद आप कहोगे कि जो एफ जेड है वो इंटीग्रेशन है फाइव वन माइनस अयोटा फाइव टू का विद रिस्पेक्ट टू जेड, ये फार्मूला लगा दो। ठीक है, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकती, वही शॉर्ट टाइम में कंप्लीट आपको ये समझाना था टॉपिक। तो u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है, दैट मीन्स y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो x क्यूब का हो गया 3x स्क्वायर, y कांस्टेंट है भाई, तो 3x माइनस 3y स्क्वायर आ गया, ये x 3 दूनी 6x हो गया, y कांस्टेंट है 0, 1 कांस्टेंट है 0, डेरिवेटिव जैसे कांस्टेंट का 0 होता है यहाँ पे भी 0, u का विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो x वाले का 0 माइनस y स्क्वायर का 3 दूनी 6xy हो गया, ये 0,
ये -3 दूनी 6 y हो गया, बाकी सब 0। ठीक है, अब यहाँ पे x को मैंने z पुट करा, y को 0 पुट किया, मैंने यही करना है ना। अगला स्टेप x को z, यानी ये बना 3z², y को 0 प्लस 6z, चलो y है नहीं, y को 0, y 0, तो ये वाला तो पूरा ही 0 बन गया। ठीक है भाई, अब ये वैल्यू कहाँ फॉर्मूले में पुट कर दो, तो इंटीग्रेशन φ1 की वैल्यू ये है 3z² प्लस 6z, माइनस में क्या है भाई 0, और इसका क्या है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू z। सॉल्व करो, 3z² का इंटीग्रेशन 3z³ 3 से 3 कैंसिल, z³, 6z²/2 यानी 3z² और प्लस में c, ये तुम्हारा क्या है f ऑफ z है, z³ प्लस 3z² प्लस c, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है भाई, आई होप आपको इस छोटी सी वीडियो में 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट मैंने करवा दिए हैं। ठीक है, बाकी आप लोग भी एफर्ट्स कीजिए, जो भी आपके पास जितना भी आप लर्न करो, लेकिन अच्छे डेडिकेशन के साथ करो कि एग्ज़ाम में वो याद रहे। ठीक है भाई, तो ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट्स को, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू सो मच।